नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। तो दोस्तों टियर 1 का रिजल्ट आ चुका है और टियर 2 के लिए आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा है, जो अपने आप में काफ़ी पर्याप्त है। तो इन लास्ट 30 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि लास्ट 30 दिन में मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी अपनी और कैसे मुझे ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा मैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर पक्का इम्प्रूव होगा। तो मुझे इससे फ़ायदा मिला है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मॉक टेस्ट। तो जैसा कि अब 30 दिन बचे हैं, तो अब आप, मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट अब अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। तो ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे, तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट। लास्ट के 30 दिन में मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने फुल मॉक टेस्ट जो फुल थे वो लगभग 10 के आसपास लगाए थे। लेकिन जो पेपर वाइज, जैसे पेपर 1 पेपर 2, मतलब सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे। तो फुल से ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए। कम से कम मैंने 50 मॉक टेस्ट लगाए थे मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, मैथ और रीजनिंग कंबाइंड, मतलब पेपर 1 के कम से कम 50 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट में मैं क्यों ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, देखो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है कि देखो इंग्लिश और जीके में दोनों में टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, दोनों जो है उसमें टाइम सफिशिएंट है, तो उसमें आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। एक फुल मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है फिर उसे एनालिसिस करना, तो मतलब आपके 3-4 घंटे गए, 3-3.5 घंटे गए। ठीक है, तो इंग्लिश और जीके का मॉक टेस्ट लगाने का क्या फ़ायदा, मुझे नहीं लगता वो फ़ायदा है। जीके में कोई क्वेश्चन तो रिपीट उसका आएगा है नहीं। तो मॉक टेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपकी ट्रिक के लिए, कि आप जो ट्रिक्स आप जिन्हें जो सीखी हैं आपने वो आप मॉक में लगा पा रहे हैं या नहीं, एग्ज़ाम में लगा पा रहे हैं या नहीं। तो इंग्लिश और जीके में तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती और टाइम भी सफिशिएंट होता है, आप पूरा कर लेंगे उसे आराम से। तो इसलिए इंग्लिश और जीके का मैं मॉक टेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, केवल 10 फुल मॉक टेस्ट मैंने लगाए होंगे बस। मतलब 2 या 3 दिन में मैं एक फुल मॉक टेस्ट लगाता था। तो मेरा पर्पस था केवल मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने उसके कम से कम बता रहा हूँ, मैं डेली दो डेली मॉक टेस्ट लगाता था और उसका एनालिसिस करता था। उसके बाद उसमें मैं देखता था कि जो टॉपिक है जिसे जो मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ या अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं उसकी और शॉर्टकट ट्रिक देखता था, उन्हें और रिवाइज करता था। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो इसमें बात करें अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करूँ मैं अगर, तो मैथ रीजनिंग, तो जैसा मैंने बता दिया मॉक टेस्ट मैथ और रीजनिंग में स्कोर करने का सबसे बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, सिलेबस तो आप मैं मान के चलूँगा कि सिलेबस आप ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके होंगे। दूसरी बात है मैथ और रीजनिंग में कि सिलेबस अगर आपने अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो टॉपिक बच गए हैं, टॉपिक आपको कोई नहीं छोड़ना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि सोचो कि यार प्रोबेबिलिटी का तो एक ही सवाल आएगा, क्यों टाइम ख़राब करूँ, नहीं। कई लोगों ने पिछली बार एसएससी की ये चीज़ एक अच्छी बात है कि जो जितने टॉपिक दिए हैं उसने हर टॉपिक में से सवाल ज़रूर आएगा। लास्ट टाइम उसने 2 टॉपिक ऐड किए थे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, दोनों में से सवाल आए थे। और कई बच्चे छोड़ के चले गए उन्हें कि स्टैटिस्टिक्स छोड़ो यार कौन करेगा। और इतने आसान सवाल पूछे थे रियली में, मोड डायरेक्ट मोड पूछ लिया, मोड बताओ, मीडियन निकालो। ठीक है, इतना आसान सवाल थे और जो छोड़ के चले गए उनके रह गए। 2 सवाल आए थे, 6 नंबर, मतलब सीधे 6 नंबर गए आपके। तो कोई टॉपिक मत छोड़िएगा, जो टॉपिक बच रहे हैं आपके, अभी भी समय है 1 महीने का, उसमें उन टॉपिकों को ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए और अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेटेजी अपनी वही स्ट्रेटेजी आपको एग्ज़ाम में लगानी है। मतलब जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा श्योर हैं, सबसे पहले उन्हें ख़त्म कीजिए। ये नहीं कि लाइन से ख़त्म करते जा रहे हैं और किसी क्वेश्चन पर अटक गए तो फिर वहाँ अटक गए। जिन टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप, मान लें ज्योमेट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज्योमेट्री के कीजिए, और उस पर भी अगर उसके सवाल में किसी में अटक रहे हैं, कोई नहीं हो रहा है,
तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सवाल को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, स्किप करो उसे। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं रीजनिंग में एक नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं अटक गया था, तो नहीं हिंट मिल रहा था, तो मैंने देखा उसमें, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, मैं आगे बढ़ गया उसे स्किप करके, ठीक है। टाइम, क्योंकि टाइम इसमें आपको थोड़ा देखना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है एक सवाल के ऊपर। कहीं अटक रहे हैं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, 3 नंबर से कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम वेस्ट कर दोगे तो आगे आपका पेपर छूट जाएगा, जिससे आपको फ़र्क पड़ना है। आपको पूरे 60 क्वेश्चन देखने ज़रूर है, इसका टारगेट रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इंग्लिश, तो इसे समय देना है आपको। और इंग्लिश में रियली में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, आसान पेपर आता है। देखो पैसेज में 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज के होते हैं, जो बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेंथी पैसेज नहीं होता है, छोटा सा पैसेज रहेगा, आंसर मिल जाएगा उसमें से। फिर उसके बाद पैराजम्बल के 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, ये भी इजी ही होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट या फिलर, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। फिर वोकैब की बात करूँ, 5 से 7 क्वेश्चन वोकैब के रहेंगे, ठीक है। और फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन इसके रहते हैं। इसमें केवल मैं अगर बात करूँ तो वोकैब पार्ट को छोड़कर और सारे ही पार्ट मतलब इतने आसान हैं ये, रियली में आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही लेवल आसान रहता है, टफ नहीं रहता है, ठीक है। वोकैब है तो वोकैब के लिए मैंने आपको पहले ही बताई थी, और सब चीज़ों के लिए मैंने बुक बताई थी आपको पहले ही, नीतू सिंह मैम की बुक, केवल एक ही बुक मैंने फॉलो करी थी, मुझे फ़ायदा मिला। और वोकैब के लिए बात करूँ तो ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर की वोकैब है एटलीस्ट उन्हें तो ख़त्म करनी करनी है, डेली वोकैब रिवाइज़ करनी है, डेली वोकैब, मैं बता रहा 30 से 40 वोकैब डेली रिवाइज़ करो, ये जो टारगेट रखो ही रखो अपना, ठीक है, डेली वोकैब रिवाइज़ करनी है आपको। तो ये इंग्लिश की बात हो गई। फिर मैं बात करूँ अगर जीके की, तो जीके के अंदर मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान देना है आपको, जैसे करंट अफेयर, फिर पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद साइंस, ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन चार टॉपिकों के लिए ल्यूसेंट एक बुक बताई थी मैंने, ल्यूसेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे रखते हैं वे, उन सबको पढ़िए अच्छे से, तो फ़ायदा मिलेगा, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन चीज़ों को, केवल इतनी चीज़ आप फॉलो कर लेंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन तक आपके ठीक हो जाएंगे, मतलब 30 से आप 45 नंबर के बीच में आराम से ले आएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा लाने जीके में लगभग नामुमकिन टाइप ही है, मतलब इससे ज़्यादा तो आप समय ख़राब करेंगे अगर इससे ज़्यादा लाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आप, क्योंकि 25 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, और 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कोई इधर उधर से पूछ लेते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन ही रहते हैं जो अटैम्प्ट कर सकते हो आप, और वो इन चीज़ों में करके आप आराम से ला सकते हो। मैं खुद लाया हूँ, ठीक है, 40 के आसपास नंबर थे मेरे, 40 नंबर, तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आपके भी आ जाएंगे वो, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँ टाइम मैनेजमेंट, पहले ही मैं बता चुका हूँ, टाइम मैनेजमेंट से मतलब मेरा वही है कि मैथ और रीजनिंग में आपको उसी में टाइम की प्रॉब्लम आती है, जीके और इंग्लिश वाले में तो आप टाइम काफ़ी रहता है, तो मैथ और रीजनिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, वही स्ट्रेटजी आप मेन एग्जाम में लगानी है। दूसरी बात है किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर फंस गए हैं तो 1 मिनट ख़राब हुई कोई बात नहीं, छोड़ कर आगे बढ़िए, बस टाइम नहीं ख़राब करना है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद में बात करूँ अगर आगे, तो कट ऑफ का स्ट्रेस से मतलब है मेरा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ को, जैसे लास्ट टाइम बहुत हाई गया है, इस बार भी वैकेंसी कम है, तो पहले से ही बहुत से लोग डराने लगेंगे आपको, अभी आ जाएंगे लोग लेकर कट ऑफ के ऊपर वीडियो, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही इतना जाएगा उतना जाएगा, ये कोर्स ले लो और हम नंबर बढ़वाएंगे। कुछ मत देखो,
बिल्कुल भी एग्ज़ाम से पहले कोई गैस नहीं कर सकता। लास्ट ईयर कट ऑफ हाई था लेकिन पेपर भी आसान था। इस बार पेपर हो सकता है दोबारा आ रहा है थोड़ा टफ आ जाए, फिर नॉर्मलाइजेशन है, 3 दिन एग्ज़ाम है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो इसलिए कट ऑफ कोई गैस नहीं कर सकता। प्रीवियस ईयर केवल एक कट ऑफ होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसे मत देखो, उसे देखो। वो होता है कि हाँ आपको इतना स्कोर लाने की कोशिश करनी है, लेकिन उसे दिमाग में रख कर नहीं चलना कि यार यार मेरे मॉक पे इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसा होगा कैसा होगा। वो स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर भी, एग्ज़ाम के अंदर जब आप एग्ज़ाम कर रहे होंगे तो कट ऑफ का नहीं यार कि नहीं मुझे मैथ में रीजनिंग में मुझे तो 180 में से 180 लानी है, 160-170 लानी है। हो सकता है टफ आ जाए एग्ज़ाम, मेरा कहने का मतलब ये है, हो सकता है टफ आ जाए एग्ज़ाम तो आपके 140-50 भी हो सकता है उस टाइम पे सफिशिएंट रहें। क्योंकि आप अगर केवल पिछले साल का ही नहीं, इस साल पिछले साल का ही नहीं, 5-6 सालों के कट ऑफ देखोगे तो बहुत बहुत अंतर आता है। तो ये एग्ज़ाम के टफनेस लेवल के ऊपर होता है और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो इसलिए उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, उसे दिमाग में रखना है थोड़ा सा तैयारी करते वक्त कि भाई इतना मुझे स्कोर करना है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जब जाएंगे ना तब उस समय ये सब चीज़ निकाल देनी है। तब केवल आप अपनी जो तैयारी है उसके बेस पर वहाँ पर आप अटेम्प्ट कीजिए अपना। बस ये मत सोचिए कि मुझे इतने लाने हैं उतने लाने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ है टाइपिंग और कंप्यूटर। टाइपिंग और कंप्यूटर के मैं बारे में यही बोलूँगा कि जिसकी टाइपिंग की स्पीड आपको पता ही है कितनी चाहिए, उतनी अगर नहीं आ रही है तो डेली टाइपिंग के टेस्ट, डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इसे लाइटली मत लीजिए जिसकी स्पीड नहीं आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी थोड़ा बहुत डेली आधा घंटे का समय दीजिए। बहुत छोटे टॉपिक हैं उसमें, 4-5 ही टॉपिक हैं उसके। मैं आराम से, जैसे ल्यूसेंट की बुक है मैंने तो वही केवल पढ़ी थी, वो 35 नंबर आ गए थे, ठीक है। तो आप भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस आधा घंटे का डेली का समय दीजिए कंप्यूटर को। और टाइपिंग जिनकी अच्छी आ रही है, स्पीड आ रही है, तो वो टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना करें, अपना और चीज़ों को देखें। तो दोस्तों यही पूरी स्ट्रेटजी थी मेरी तरफ से। बस लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। आपने टियर 1 का इतना बड़ा कट ऑफ क्लियर किया है तो आप लोग ऑलरेडी एक स्टेज आ गए हो। और विश्वास रखिए अपनी तैयारी के ऊपर, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और विश्वास रखिए आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।